हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे विच इज़ आल्सो नोन एज एमजन ऑफ पेरानेस पाथवे आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डिस्कवरिंग दिस पाथवे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लाइको वर्ड है उसका मतलब होता है शुगर और ग्लूकोज, और दोस्तों लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर क्या होता है, जो 6 कार्बन कंपाउंड एक शुगर होता है ग्लूकोज, वो पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी एंड एनएडीएच। दोस्तों, जो पायरूवेट कंपाउंड होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के अंदर 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अलोंग विद प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता, कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों कुछ ग्लाइकोलिसिस के बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में और सभी सेल टाइप्स में अक्कर होता है। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में और सभी सेल टाइप्स में देखा गया है। और दोस्तों, ये सभी टाइप के एनवायरनमेंट में, दैट इज़ एरोबिक एनवायरनमेंट में, ये एनोरोबिक एनवायरनमेंट में और हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में भी ये देखा गया है। इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल सेल टाइप्स एंड इन under all circumstances, that is aerobic, anaerobic and as well as hypoxic conditions। इसी वजह से दोस्तों इसको यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे होता है ये आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स, रीनल मेडुला, स्पम एंड ब्रेन के अंदर सोल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और बॉडी सेल्स के अंदर उस टाइप का कोई प्रोसेस दैट इज टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल इन सेल्स के अंदर नहीं होता। इसी वजह से जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है दैट इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी इन दीज सेल्स। और जो दूसरे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। और दोस्तों, जो साइट होती है ग्लाइकोलिसिस की, वो होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल दैट इज साइटोसोल। अब देखते हैं दोस्तों, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसकी सेल के अंदर एंट्री कैसे होती है। दोस्तों, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है। ये जो है एज सच प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके थ्रू ही प्लाज्मा सेल के अंदर एंट्री कर सकता है। और जो दोस्तों ये जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं स्पेशल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दोस्तों हम इनको बोलते हैं ग्लूट, दैट इज GLU स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड T फॉर ट्रांसपोर्टर्स। तो दोस्तों, ग्लूट आर द प्रोटीन चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दोस्तों, ये जो ग्लूट होते हैं दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, इनके थ्रू जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसकी बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, दैट इज it can also enter through these transporter into the cell, and it can also leave the cell through these transporter proteins। अब देखते हैं दोस्तों ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो टोटल 10 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। इसका जो पहले 5 स्टेप्स होते हैं उनको दोस्तों हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, और इनके अंदर एटीपी का कंजप्शन होता है। सॉरी, दिस इज स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट, दिस इज प्रिपरेटरी फेज। जो पहले 5 स्टेप्स होते हैं दोस्तों वो प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं उनको, इनके अंदर एटीपी का कंज्यूम होता है। और दोस्तों, जो सेकंड हाफ के जो 5 स्टेप्स होते हैं उनको हम
पे ऑफ फेज बोलते हैं। इनके अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है और एनएडीएच का भी सिंथेसिस होता है। पूरी ग्लाइकोलिसिस के दौरान टोटल 10 टाइप के एंजाइम्स का कैटालाइज करने में रोल रहता है। चलो अब हम इन सभी एंजाइम्स को और जो ग्लूकोज से लेकर पायरूवेट बनने तक जितने भी एंजाइम्स और जितने भी इंटरमीडिएट्स बीच में अपना रोल प्ले करते हैं, उनको हम 1 बाय 1 पूरे पाथवे को स्टडी करते हैं। दोस्तों सेल में एंट्री करने के बाद ग्लूकोज जो होता है वो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज इज द फर्स्ट molecule that enters into the glycolysis pathway and pyruvate is the लास्ट मोलिक्यूल ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पाथवे। इसके बीच में दोस्तों जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं वो सभी के सभी जो इंटरमीडिएट होते हैं दोस्तों वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, दैट इज उनके ऊपर 1 या 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं। चलो अब दोस्तों देखते हैं हम ये जो दो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। चलो अब एक एक करके सभी स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करता है, पहले स्टेप, दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में दोस्तों क्या होता है, जो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इट टेक्स अप 1 फास्फेट ग्रुप। और दोस्तों ये जो फास्फेट ग्रुप होता है ये ले लिया जाता है एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल दैट इज एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से, और एडिनोसिन ट्राईफास्फेट एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाईफास्फेट के अंदर, और ग्लूकोज एक फास्फेट रिसीव करके बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। और दोस्तों जो एंजाइम इस स्टेप के अंदर रोल प्ले करता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। काइनेज दोस्तों वो एंजाइम्स होते हैं जो एक कंपाउंड से फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक करके दूसरे कंपाउंड के साथ अटैच करते हैं, उन एंजाइम्स को दोस्तों हम बोलते हैं काइनेजेस। ये जो स्टेप होता है दोस्तों ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने के बाद इट कैन नॉट अगेन चेंज इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो इट इज यूनिडायरेक्शनल स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड दिस इज स्टेप नंबर 1। चलो चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 होता है दोस्तों एक आइसोमराइजेशन स्टेप होता है। इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नाउ व्हाट इज एन आइसोमर? दोस्तों आइसोमर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। दोस्तों ये एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मोलिक्यूल है और ये एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का मोलिक्यूल है। इसके अंदर दोस्तों ग्लूकोज के अंदर जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग होती है। ग्लूकोज के अंदर ओनली 1 कार्बन साइड चेन इज अवेलेबल, लेकिन फ्रुक्टोज के अंदर 2 साइड चेन कार्बन साइड चेन्स आर अवेलेबल, दैट इज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। ग्लूकोज इज ए एल्डोज शुगर एंड फ्रुक्टोज इज ए कीटोज शुगर। एल्डोजिस क्या होती हैं, कीटोजिस क्या होती हैं दोस्तों, ये हम किसी एक दूसरी वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होता है वो आइसोमराइज होता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर, और इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम रोल प्ले करता है वो होता है दोस्तों एक आइसोमरेज एंजाइम और उसका नाम होता है फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। नेम ऑफ द एंजाइम इज फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। दोस्तों ये एक रिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज फ्रुक्टोज ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट एंड वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल। चलो अब दोस्तों चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। दोस्तों स्टेप नंबर 3 में जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट होता है उसके ऊपर एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। दोस्तों फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था और कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड होने के बाद ये बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है दोस्तों ये आता है अगेन एक एटीपी मॉलिक्यूल के कंजम्पशन से, और इसमें
एक एटीपी मोलिक्यूल एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करने के बाद जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है वो बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और इसके अंदर दोस्तों जो एंजाइम अपना रोल प्ले करता है उसका नाम होता है दोस्तों फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। नेम ऑफ द एंजाइम इज फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। एंड ये जो स्टेप होता है दोस्तों ये भी यूनिडायरेक्शनल स्टेप होता है, दैट इज इट इज ए इरिवर्सिबल स्टेप। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट्स इनटू फ्रुक्टोज बिसफास्फेट बट बैक रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। और स्टेप नंबर 3 को दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको हम कमिटेड स्टेप भी बोलते हैं। कमिटेड क्यों बोलते हैं चलो देखते हैं दोस्तों। जो इससे पहले जो इंटरमीडिएट्स है दैट इज ग्लूकोज से लेकर ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट तक, ऑल दीज 3 कंपाउंड्स ये दोस्तों किसी दूसरे पाथवे में एंटर कर सकते हैं। दे हैव ऑप्शन टू एंटर इनटू एनी अदर पाथवे, दैट इज ग्लूकोज 6 फास्फेट कैन एंटर इनटू पेंटोज पाथवे। इसी तरह से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट भी दूसरे पाथवेज में एंटर कर सकता है। लेकिन एक बार फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने के बाद ये जो कंपाउंड है ये किसी दूसरे पाथवे के अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको कमिटेड स्टेप भी बोलते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 के ऊपर। स्टेप नंबर 4 में तो दोस्तों एक्चुअल में मॉलिक्यूल का लाइसिस होता है, दैट इज एक्चुअल में मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है जिसके पीछे इस पाथवे का नाम ग्लाइकोलिसिस है। एक्चुअल जो लाइसिस स्टेप होता है वो होता है दोस्तों स्टेप नंबर 4। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट वो 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है। फर्स्ट वन इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट एंड इसको शॉर्ट में DHAP भी बोलते हैं। और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है दोस्तों उसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दोनों दोस्तों 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और इसके अंदर जो अपना एंजाइम जो अपना रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम एल्डोलेज एंजाइम। तो दोस्तों जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है उसके अंदर जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल था शुगर का, उसके जो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 होते हैं वो इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर आते हैं। और जो कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 जो होते हैं वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों जो ये इस साइड का जो हाफ पोर्शन है इस ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट का ये बनाता है दोस्तों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और जो इस साइड का जो पोर्शन है दोस्तों जिसके अंदर कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6 होते हैं ये बनाता है दोस्तों ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसके अंदर होते हैं कार्बन नंबर 4, 5 एंड कार्बन नंबर 6। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर होते हैं दोस्तों कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये था दोस्तों स्टेप नंबर 4 ऑफ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और ये स्टेप भी दोस्तों रिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इट कैन टेक प्लेस इनटू बोथ डायरेक्शन। अब चलते हैं दोस्तों हम स्टेप नंबर 5 के ऊपर। स्टेप नंबर 5 दोस्तों जो नेक्स्ट फेज होता है ग्लाइकोलिसिस का दैट इज पे ऑफ फेज, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट नाम का जो इंटरमीडिएट होता है वो ही एंटर कर सकता है। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये सेकंड फेज के अंदर दैट इज पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरीके से जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होता है और ये भी एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। और इसके अंदर जो एंजाइम अपना रोल प्ले करता है उसका नाम होता है दोस्तों ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज। नेम ऑफ द एंजाइम कैटालाइजिंग दिस आइसोमराइजेशन रिएक्शन इज ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज। ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज ये एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है और जो एंजाइम है उसका नाम है ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज। तो इस तरीके से दोस्तों स्टेप नंबर 5 के कंप्लीट होने के बाद ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, दैट इज
2 molecules of glyceraldehyde 3R phosphate glyceraldehyde 3 phosphate are produced from 1 molecule of glucose molecule। और इस ये दोनों जो दो होते हैं दोस्तों, ये 3 कार्बन शुगर्स होते हैं। इट इज ए ट्राइयोज। ट्राइयोज का मतलब होता है दोस्तों 3 कार्बन शुगर। टेट्रोज होता है 4 कार्बन शुगर, पेंटोज 5 कार्बन शुगर एंड हेक्सोजीज आर 6 कार्बन शुगर। ये था दोस्तों प्रिपरेटरी फेज। चलो अब चलते हैं सेकेंड फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, दैट इज पे ऑफ फेज। चलो दोस्तों अब स्टडी करते हैं सेकेंड फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, दैट इज पे ऑफ फेज। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, दैट इज पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज इसको दोस्तों इसलिए बोलते हैं, इस फेज के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। चलो दोस्तों इसके सभी स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये है दोस्तों स्टेप नंबर 6। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा। ऑक्सीडेशन होता है या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान, पूरी ग्लाइकोलिसिस के दौरान कोई भी ऑक्सीजन एटम का एडिशन नहीं होता। तो इस स्टेप के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है वो हाइड्राइड आयन के रिमूवल से होता है। तो दोस्तों एक एंजाइम होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन को कंपाउंड से रिमूव करता है, डिहाइड्रोजिनेज। तो दोस्तों ये जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन करता है और उसमें से एक हाइड्राइड आयन रिमूव करता है। और दोस्तों ये जो हाइड्राइड आयन ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से रिमूव हुआ है, इसको जो एक कंपाउंड होता है NAD+, ये जो हाइड्राइड आयन है दिस इज रिसीव्ड बाय दिस NAD+ मॉलिक्यूल एंड दिस NAD+ कन्वर्ट्स इनटू NADH+H+ आफ्टर रिसीविंग दिस हाइड्राइड आयन। और दोस्तों एक चीज़ आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसके अंदर सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो दोस्तों जो एक फॉस्फेट ग्रुप है ये किसी एटीपी के ब्रेकडाउन से नहीं आया है, ये जो साइटोसोल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस जो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसका इनकॉर्पोरेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर हुआ है। और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ 2 तरह की रिएक्शंस होती है। एक होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हाइड्राइड आयन का रिमूवल होता है जो कि NAD+ के द्वारा रिसीव किया जाता है, और साथ में फॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन होता है जिसमें जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं साइटोसोल के अंदर वो इस मॉलिक्यूल के साथ इनकॉर्पोरेट होता है। और इस तरीके से ऑक्सीडेशन प्लस फॉस्फोराइलेशन के बाद ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट। और दोस्तों ये है स्टेप नंबर 6। और ये दोस्तों ये स्टेप नंबर 6 भी रिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। अब चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 7 के अंदर। स्टेप नंबर 7 के अंदर दोस्तों जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसिरेट के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, इनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप ये मॉलिक्यूल लूज कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसिरेट के अंदर। और दोस्तों ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप लूज किया जाता है ये रिसीव किया जाता है ADP मॉलिक्यूल के द्वारा, एंड आफ्टर रिसीविंग दिस फॉस्फेट ग्रुप दिस ADP कन्वर्ट्स इनटू ATP मॉलिक्यूल, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दोस्तों इसके अंदर जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लाइसिरेट काइनेज। अगेन आपको पता है काइनेज एंजाइम्स आर द एंजाइम्स विच कैटालाइज फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस। तो इसके अंदर जो एंजाइम है दोस्तों उसका नाम है फॉस्फोग्लाइसिरेट काइनेज एंजाइम। और दोस्तों जो 3-फॉस्फोग्लाइसिरेट होता है उसका होता है स्टेप नंबर 8 के अंदर आइसोमराइजेशन। दिस इज स्टेप नंबर
8 और इसके अंदर जो 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट होता है वो 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट में कन्वर्ट होता है। और जो एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करता है उसका नाम होता है दोस्तों फॉस्फोग्लाइसीरेट म्यूटेज। नेम ऑफ द एंजाइम इज फॉस्फोग्लाइसीरेट म्यूटेज। अगेन दोस्तों जो म्यूटेज एंजाइम होते हैं वो भी एक तरह के आइसोमरेज एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर जो फॉस्फेट ग्रुप जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर अटैच था, इस एंजाइम की हेल्प से ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर शिफ्ट करता है और इस तरीके से जो 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट होता है वो 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट में कन्वर्ट होता है। और ये स्टेप भी दोस्तों रिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। अब चलते हैं दोस्तों हमारे स्टेप नंबर 9 के ऊपर। स्टेप नंबर 9 के में क्या होता है दोस्तों, जो 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट होता है वो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। इसको शॉर्ट में हम PEP भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसका नाम होता है दोस्तों इनोलेज एंजाइम और इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। एक्चुअल में दोस्तों ये होती है एक तरह की डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस स्टेप में दोस्तों स्टेप नंबर 9 में 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट कन्वर्ट्स इनटू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, दैट इज इन शॉर्ट यू कैन से PEP। ये स्टेप भी दोस्तों रिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस। अब चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 10 के अंदर, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। इसमें जो दोस्तों फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है वो पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है आफ्टर लूजिंग 1 फॉस्फेट ग्रुप और इसके अंदर जो एंजाइम रोल प्ले करता है उसका नाम होता है दोस्तों पाइरूवेट काइनेज। नेम ऑफ द एंजाइम इज पाइरूवेट काइनेज। अगेन आपको पता है काइनेज का मतलब, काइनेज एंजाइम का काम होता है फास्फोराइलेशन और यहाँ पे फास्फोराइलेशन किसका हो रहा है दोस्तों ADP मॉलिक्यूल का। और एक फॉस्फेट ग्रुप रिसीव करने के बाद ATP कन्वर्ट होता है दोस्तों ATP के अंदर और फॉस्फेट ग्रुप लूज करने के बाद फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कन्वर्ट होता है पाइरूवेट मॉलिक्यूल के अंदर। तो दोस्तों ये एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। जैसा कि आपको पता है जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उससे 2 ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट ग्रुप 2 ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हम इस पूरी पाथवे को 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे दोस्तों। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनते हैं 2 ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसी तरीके से दोस्तों 2 NAD प्लस जो कोएंजाइम होता है वो 2 NADH में कन्वर्ट होता है। इसमें दोस्तों 2 ही फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज होता है। इसमें इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 ADP यूज होकर दोस्तों 2 ATP का सिंथेसिस होता है। ये भी दोस्तों 3 फॉस्फोग्लाइसीरेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये भी दोस्तों 2 फॉस्फोग्लाइसीरेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और दोस्तों 2 फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होता है। और दोस्तों स्टेप नंबर 10 के अंदर 2 ADP मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है 2 ATP मॉलिक्यूल में और इस तरीके से लास्ट में दोस्तों एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और दोस्तों जो स्टेप नंबर 10 होता है ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होता है, दैट इज इट टेक प्लेस ओनली इन 1 डायरेक्शन। दोस्तों जो पूरी अगर हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को देखें तो जो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 10, ये सिर्फ 3 स्टेप ऐसे हैं जो दोस्तों जो सिर्फ 3 ही स्टेप है जो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं। दिस स्टेप्स आर इरिवर्सिबल स्टेप्स। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी स्टेप्स है, स्टेप नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ऑल दीज स्टेप्स आर रिवर्सिबल स्टेप्स। अब देखते हैं दोस्तों जो कितने ATP मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस या कितने ATP मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है इस पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के दौरान। दोस्तों आप सेकंड फेज जो है ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज PO फेज, उसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो टोटल स्टेप नंबर 7 में 2 ATP मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हो रहा है और स्टेप नंबर 10 के अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है।
तो इस तरीके से दोस्तों जो पे ऑफ फेज है उसके अंदर टोटल 4 एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। और अब देखते हैं दोस्तों प्रिपरेटरी फेज के अंदर कितने एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है। तो दोस्तों जो स्टेप नंबर 1 है इसके अंदर एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, और जो स्टेप नंबर 3 है उसमें भी आप एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 2 एटीपी मॉलिक्यूल का जो यूटिलाइजेशन होता है वो प्रिपरेटरी फेज में होता है। तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। और तो दोस्तों इस तरीके से जो नेट रिजल्ट आता है वो आता है गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। दोस्तों जो स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 10 के अंदर जो एटीपी का जो सिंथेसिस होता है उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। दोस्तों स्टेप लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है इसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, और इसके अंदर दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ रह गई थी वो 2 NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल्स का भी सिंथेसिस होता है, दैट इज 2 NADH प्लस H प्लस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब देखते हैं दोस्तों जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बनता है लास्ट स्टेप के अंदर ग्लाइकोलिसिस के कंप्लीशन के बाद उसका फेट क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी सेल के सामने 2 तरह की कंडीशन हो सकती है। कंडीशन नंबर 1 में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर कंडीशंस आर एरोबिक कंडीशन दैट इज ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो उसमें क्या होता है दोस्तों जो पायरुवेट होता है वो TCA साइकिल के अंदर एंटर करता है। पायरुवेट सबसे पहले एक कार्बन को लूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, और एक कार्बन लूज करके दोस्तों ये एसिटाइल में कन्वर्ट होता है, और ये कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करने के बाद बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और दोस्तों ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है ये TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है। और दूसरी सिचुएशन हो सकती है दोस्तों ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेल, या हाइपोक्सी कंडीशंस हो सकती है जिसमें ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल होती है, दैट इज इट कैन बी एनारोबिक कंडीशन और हाइपोक्सिक कंडीशन। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है जो पायरुवेट होता है वो या तो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है या इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल में कन्वर्ट होता है दोस्तों जो ईस्ट होती है उसके अंदर पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। और जो विग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होती है और जो RBCs होती है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, जो रीनल मेडुला होता है उनके अंदर, और दूसरे जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर दोस्तों जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। इन दोनों ही कंडीशंस में दोस्तों साथ में NAD प्लस मॉलिक्यूल का रीजनरेशन होता है इसके अंदर भी और इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर भी। और ये जो NAD प्लस मॉलिक्यूल होता है दोस्तों इसका ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी यूज होता है। पायरुवेट का जो फेट होता है दोस्तों उसको हम डिटेल में किसी दूसरी वीडियो में भी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।